गायब हो जा रहा है। चलो टाइप चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो आपका फ्रांस है, ये पार्ट थर्ड चैप्टर है कि फ्रांस जो है बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। मतलब फ्रांस जो है, अच्छा यहाँ पे देख शब्द देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इसके पहले फ्रांस में क्या था? सिर्फ मोनार्क, मतलब सिर्फ राजतंत्र था। और फ्रांस को क्या बनाने जा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र मतलब राजतंत्र तो होगा लेकिन संवैधानिक होगा, मोनार्की तो होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। समझ में नहीं आया? मतलब पहले था सिर्फ मोनार्की, पहले था सिर्फ राजतंत्र, तब पहले संविधान नहीं था तो राजा का जो मन करता है, जैसे मन करता है वैसा रूल बनाता। अब की बार बोला गया कि राजतंत्र ही रहेगा, राजा ही शासन करेगा, लेकिन वो नियम कानून के अनुसार शासन करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, संविधान के अधीन शासन करेगा। ठीक है। अब हम एक चीज़ हम बता ही थे, पीछे में हम लोग पढ़े थे कि फ्रांस में संविधान बनाने का स्टार्ट कब से हुआ, बता दो। 89 डेट बताना। 20 जुलाई 1789। 20 जुलाई 1789। क्यों? क्योंकि इस दिन कसम खाया था कि हम टेनिस लोग और एक कोर्ट कि हम एक संविधान बनाएंगे जो राजा के जो राजा पावर की के शक्ति को लिमिट कर कम कर देगा। तो उस समय बनाना शुरू किया था। ठीक है। तो संविधान बनाना शुरू किया था इस डेट को, 20 जुलाई, 14 जुलाई, 20 जुलाई हो गया यहाँ पे डेट। इस दिन फाइनली बन कब गया संविधान फ्रांस का? 1791 में, मतलब 2 साल लगा बनाने के लिए। तो यहाँ पे सवाल आएगा, पूछेगा कि फ्रांस का संविधान बना कब, तो बोलेंगे 1791 में, 1791। लेकिन बनाना शुरू कब किया था? 1789 में। दो साल लगभग लग गया। अच्छा, तो ये जो संविधान बनाया, तो कौन बनाया ये संविधान? राजा? नहीं, राजा को शक्ति को कम करने के लिए ही बना रहे थे। कौन बनाया था संविधान? कौन बनाया था? वो क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और नहीं, अब्बेसियाज नहीं, नेशनल असेंबली बनाएगा। 600 मेंबर जो था थर्ड स्टेट का, जो कसम खाए अपने आप को कि हम नेशनल असेंबली है, वही 1789 से शुरू करेगा बनाना, तो वो 1791 में बना देगा। अब समझ बैकग्राउंड आ गया कि संविधान कैसे बना, क्यों बनाना चाह रहा है। अभी संविधान बना तो उसके अंदर क्या क्या था ये जानना है। जो 1791 का जो आपको संविधान बना ना, तो इसके में क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला, मेन एम टू लिमिट पावर ऑफ मोनार्क। ये बात सही है, जो 1791 का जो संविधान बना था, इसका मेन एम क्या चीज़ था? कि मोनार्क के पावर को कम करना। ठीक है। फिर इसमें दूसरा बात, इसका फीचर्स ये है, पावर का डिवीजन करना, सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो। बोला था मॉन्टेस्क्यू कि पावर का सेपरेशन होना चाहिए, तो ये भी बात इसके संविधान में लाया गया, जो ये बात आज हमारे संविधान में भी है। तीसरी बात बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसका मतलब हुआ मानव व नागरिकों का अधिकार के, ये बात लिखा गया संविधान में, लिखा गया जो खुलेगा 1791 के संविधान में क्या चीज़ का डिक्लेरेशन किया गया, घोषणा। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब मानव और नागरिक के अधिकार का घोषणा किया गया। अब एग्जामिनर फंसाएगा, वोमेन का राइट का नहीं, वोमेन का राइट नहीं है, ये मैन है, मतलब लड़कों का और नागरिक का बात कहा गया, इनके राइट का विशेष तौर पे रक्षा करने की बात कही गई संविधान में। ये सब फीचर्स है जो संविधान बना, इसका फीचर्स है। और पांचवा फीचर्स क्या है? और फीचर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश सम नेचुरल राइट। जो संविधान बना 1791 में, तो कुछ प्राकृतिक अधिकार भी देता है ये संविधान। जैसे ही राजा की शक्ति तो कम कर ही रहा है, पहला पॉइंट राजा का सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो होगा ही, शक्ति पृथककरण। तीसरा पॉइंट, डिक्लेरेशन भी होगा, घोषणा होगा अधिकार का, मानव और नागरिक का, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन। चौथा पॉइंट ये है, जो हमारा ये जो संविधान बनेगा तो वो कुछ प्राकृतिक अधिकार भी देगा, नेचुरल राइट। नेचुरल राइट मतलब होता है वो ऐसा अधिकार जो फ्रांस के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए जन्म से ही। एक नेचुरल सी बात है, नहीं बोलते नेचुरल सी बात है कि ये होना ही चाहिए। जैसे क्या क्या मिला? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी को समान देखना चाहिए। लेकिन ये तीनों है, लेकिन एग्जामिनर है ना, दो ऑप्शन और फंसाता है इसके साथ। बोलेगा राइट टू वोट मिला था अभी इस संविधान में,
राइट टू वोट अभी नहीं मिलेगा 1791 में, सब राइट मिल रहा है, राइट टू वोट मिल रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं है अभी, राइट टू वोट अभी मैन को भी नहीं मिल रहा है और ना ही वोमेन को। आगे जाके फ्रांस का संविधान एक बार फिर बनेगा तो उसमें राइट टू वोट मिलेगा, मैन को मिलेगा लेकिन वोमेन को नहीं। वोमेन को चार्ज भी मिलेगा देनी कब पड़ेगा। मिलेगा? वोमेन को मिलेगा जब भारत आज़ाद होगा, तो इससे 1 साल पहले 1946 में मिलेगा। उतना बाद में पढ़ना। पर यहाँ पे देखो, ये जो फ्रांस के संविधान 1791 में आया तो कौन कौन सा राइट मिल रहा है? लाइफ का, स्पीच का और इक्वालिटी बिफोर लॉ का। प्रॉपर्टी और वोट का मिल रहा है? नहीं। अब फिर यहाँ पर ये बोला गया कि जो नेचुरल राइट होता है वह आप छीन नहीं सकते हैं। बाय बर्थ कुड नॉट बी टेकन अवे। जो नेचुरल राइट हमको मिलता है जन्म से था, उसका कोई भी छीन नहीं सकता है। जैसे कि बोलने की आज़ादी और जीने की आज़ादी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब छीन नहीं सकते हैं। इन जो संविधान बना, ऊपर जो भी संविधान बना, बैकग्राउंड तो समझ ही गया था, ये बैकग्राउंड है। अब यहाँ से जो संविधान बना तो 5-6 बातें लिखा गया, तो इससे क्या समझे हम लोग कि जो इससे क्या समझ रहे हम लोग? देखो, इससे समझ ये रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ऊपर वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, यह कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ये संविधान फ्रांस को कैसा मोनार्क बना देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, संविधानिक राजतंत्र। ठीक है ना, मतलब संविधान के अनुसार राजा शासन करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, तो तुमको अभी हम क्या पढ़ाएं कि फ्रांस में संविधान कौन बनाया? तो बोलोगे नेशनल असेंबली बनाया था। ठीक है, यही नेशनल असेंबली बनाना स्टार्ट किया था 1789 में, जो कि फाइनली बन के तैयार हो गया था 1791 में। फाइनली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब इस संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1791 का, तो 5 वो इसका फीचर्स है। क्या क्या है बिना देखे बताइए ऊपर? गिवन सम नेचुरल राइट, फ्रीडम, लाइफ, डिक्लेरेशन ऑफ मैन राइट, फिर वो अलग पॉइंट है, डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट। 1791 के संविधान में घोषणा किया गया। फिर लिमिट द मेन पावर एम ऑफ टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, ये किया गया। अब फिर उसके बाद क्या किया गया? सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो किया गया। अब फिर बोला गया कुछ राइट जो, फिर बोला गया कुछ राइट जो है नेचुरल होता है, इसको कुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपुल या सिटीजन। ये सब मिलके संविधान का, ये सब मिलके फ्रांस को क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो पूछेगा फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कैसे बनाते? पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखना भी और भी सिखा देंगे, अभी तो समझते जाओ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, पॉलिटिकल सिस्टम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। पॉलिटिकल सिस्टम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। देखो, जो ये अलग टॉपिक है, संविधान कैसे बना, उसका 5 फीचर देखे थे ना। अब एक अलग से फीचर्स और देखना है इस फीचर्स को, जिसमें हमको बताता है कि जो 1791 का जो संविधान बना था, हो रहा है ना पेचीदा टॉपिक, 1791 का जो संविधान बना था फ्रांस का, लेकिन सब कुछ जाएगा दिमाग में। 1791 में जो संविधान बना था फ्रांस का, तो इसके अंदर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था, राजनीतिक व्यवस्था कैसा किया गया, इतना तो हमको पता है कि आप बताइए चाहे नहीं बताइए, इसमें ऐसा व्यवस्था जरूर किया गया होगा जिससे राजा की शक्ति क्या हुआ होगा, और एक ऐसा व्यवस्था और भी किया होगा जिससे राजा का जो शक्ति है विभाजित हो गया होगा, सेपरेशन हो गया होगा। आइए, तो अगर पूछे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या किया गया था, किस में 1791 के संविधान में। ठीक है ना, देखो क्या किया गया था। देखो, इलेक्शन टू नेशनल असेंबली, इलेक्शन टू नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली, देखो नेशनल असेंबली संविधान बना दिया ना, हैं? अब क्या है, संविधान तो बना दिया लेकिन वो रूल थोड़ी करेगा हमेशा के लिए। संसद है, समझ जाओ, तो संसद हमारा भी आज़ादी जब वो देश का, संविधान सभा संविधान बना दिया, लेकिन क्या वही रूल करते रह गया आज तक? फिर चुनाव होगा ना, तो वही देखो, नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब हमको शासन चलाने के लिए संविधान बना दिया, अब उसके अनुसार शासन चलाने के लिए हम लोग नेशनल असेंबली को क्या करेंगे? इनडायरेक्टली चुनाव करेंगे। तो अब पहला पॉइंट ये, और दूसरी पॉइंट ये याद रखना है कि सारे सिटीजन को अधिकार नहीं है वोट करने का। अभी हम थोड़ी देर पहले एक लाइन गलत बोल दिए थे कि आगे मिलेगा मैन को अधिकार, नहीं, मैन को इसी में मिल गया था लेकिन सारे मैन को नहीं। 1791 के संविधान में ही राइट टू वोट हो गया था, लेकिन सारे को नहीं।
ठीक है। तो देखो जो इसमें नॉट ऑल सिटीजन हैव ए राइट टू वोट, इसमें क्या किया गया, सभी को नहीं मिलेगा, मतलब किसको मिलेगा। तो ये जो संविधान में है ना, ऐसा व्यवस्था किया गया, एक को एक्टिव सिटीजन में बांटा गया और दूसरा को पैसिव सिटीजन में। एक्टिव एक्टिव मतलब सक्रिय लोग, पैसिव मतलब निष्क्रिय लोग। बोला गया एक्टिव सिटीजन जो होगा ना, वही क्या कर सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, उसी को वोट देने का अधिकार है फ्रांस में। जो पैसिव सिटीजन होगा उसको वोट देने का अधिकार नहीं है फ्रांस में 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो बोला कि एक्टिव सिटीजन मतलब कौन कौन शामिल है इसमें, तो बोला कि वैसा मैन जो 25 ईयर से ऊपर है। तो क्या 25 ईयर से ऊपर तो अमीर गरीब सब आ जाएगा, तो बोला गरीब नहीं, जो सिर्फ टैक्स पे करेगा उसी को राइट टू वोट होगा। पैसिव सिटीजन मतलब क्या हो गया, रेस्ट ऑल, जो 25 साल से ऊपर है, 25 साल से कम है, गरीब है, महिला है, वो सब रेस्ट ऑल किस में आ जाएगा, पैसिव सिटीजन में। और इसको वोट देने का अधिकार होगा, नहीं होगा। तो फिर ये लोग काहे ऐसा किया? ये लोग किया इस कारण क्योंकि शुरू में नहीं ना चाहेगा सबका प्रभुत्व हो, ऐसे ही मिलेगा संविधान में से धीरे धीरे विकास होता है किसी चीज़ का, ठीक है ना। अभी तो तुमको लग रहा है उस समय के विचार में वोट का पहले विचार आना कितना बदलाव है, धीरे धीरे बदलाव होता है कोई चीज़ का। अब जैसे कि ऐसे क्यों हुआ, अब जैसे कि हम बता रहे हैं कि जैसे कि जब जर्मनी का पड़ेगा ना रिवॉल्यूशन जर्मनी में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है। जर्मनी के साथ एक ट्रीटी होता है, वर्साई ट्रीटी, वर्साई की संधि होता है। तो उस संधि के अनुसार जर्मनी पे अपमानजनक संधि थोपा जाता है। उसका जर्मनी में तुरंत लोकतंत्र आ जाता है, एकदम अचानक से। इतना जल्दी लोकतंत्र किसी देश में नहीं आया था, एकदम तानाशाह से लोकतंत्र आ गया। लेकिन जर्मनी की जनता में सबको वोट देने का भी अधिकार तुरंत दे दिया गया। लेकिन वोट देने का अधिकार ये हुआ कि आया हिटलर जनता को भड़काने लगा, तो जनता अपने वोट के पावर से ये जो वाइमर रिपब्लिक बना था गणतंत्र, उसको हटा दिया। सबको दिया तो सबको पावर आ गया, आम आदमी को भी, जिसको नहीं समझ में भी है। तो वाइमर रिपब्लिक को गिरा दिया। अच्छा, वाइमर रिपब्लिक को गिरा दिया तो क्या हुआ, हिटलर अब शासन करेगा तो फिर से डिक्टेटर आ जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की जनता शामिल हो जाती है। इसी कारण कहा जाता है कोई भी चीज़ जो होता है धीरे धीरे करना चाहिए, अचानक से करोगे तो गिर जाओगे। यही हमको इतिहास सिखाता है। सीखो ना इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सारा चीज़ सिखाएगा तुमको ज़िंदगी में, ठीक है। तो धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए। यहाँ बदलाव ठीक हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे देखो, एक तो हो गया कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देख लिए, कौन वोट दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। और उसके बाद एक ग्राफ बना के इसे समझाना होगा। एक है जुडिशियरी, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव। यहाँ पे देखो हमको पता ही ना कि जुडिशियरी भी चुन के आएगा वोट के अनुसार कि इसको न्यायाधीश बनना चाहिए, और लेजिस्लेचर भी चुन के आएगा वोट के अनुसार। तो एग्जीक्यूटिव भी चुन के आएगा वोट के अनुसार नहीं, राजा को वोट के अनुसार चुनते हैं। एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका में कौन आएगा, अभी प्रधानमंत्री तो उस समय कौन होगा, राजा। तो इसको वोट के अनुसार नहीं चुनेंगे, तो इसको चुन दिए वोट के अनुसार। वो भी कौन चुन रहा है, ओनली एक्टिव सिटीजन चुन लिए। तो पहले जो वोट इलेक्टोरल्स बनेगा, पहले वोट दे के हम लोग कुछ आदमी को चुनेंगे। हम लोग जो कुछ आदमी को चुन लेंगे, अब वही आदमी नेशनल असेंबली को चुन लेगा। इसी कारण हम पहला सब दिखाए थे कि इनडायरेक्ट हम लोग नेशनल असेंबली का क्या करते हैं, इलेक्शन। अभी नेशनल असेंबली बन गया तो राजा पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, तो राजा का वीटो शक्ति अपने पास ले लेगा। वीटो शक्ति मतलब कि तुम बोलेगा हाँ, सब मिलके बोलेगा जनता हाँ, पहले ऐसे होता था कि राजा का एक विशेष पावर होता था। पूरा जनता बोल दिया संविधान में, संसद में कहा हाँ होना चाहिए कम, राजा कहेगा मेरे पास वीटो है, नहीं होना चाहिए, तो बस हो गया, वीटो है, ठीक है। वीटो मतलब तुम्हारे फैसला को बदल दो, उसी को बोलते हैं वीटो, ठीक है। तब क्या हो गया, अभी नेशनल असेंबली क्या करेगा, मिनिस्टर को भी कंट्रोल करेगा जो राजा के साथ बैठा हो रहा था, और राजा के वीटो शक्ति अपने पास ले लिया तो राजा को भी कंट्रोल किया। देखो सेपरेशन ऑफ पावर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जुडिशरी कोई और है, विधानसभा कोई और है, कार्यपालिका कोई और है, प्लस वोट का भी अधिकार मिला। अब ये हो गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब इतना पूरा घौंच हो गया होगा, अभी फिर से समराइज करते हैं, आइए बिना देखे हुए, ठीक है। देखो हम लोग ने अभी समराइज करते हैं कि हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग
कहाँ पर थे? हम लोग थे कि फ्रांस में संविधान बनाना कब स्टार्ट किए थे? 1789 में। आज का जो भी हमारा टॉपिक है 10 मिनट जो पढ़ाया मैंने 20 मिनट, उसमें हमको ये देखना था कि फ्रांस में किस तरीके से संविधानिक राजतंत्र की स्थापना होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की स्थापना होगी, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का फीचर्स क्या होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के अंदर फीचर्स में एक और स्पेशल फीचर्स देखना है कि वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम का व्यवस्था कैसा किया गया। तो पहले तो ये देखेंगे 1789 में संविधान आया, बनाना स्टार्ट किया। कौन बनाना स्टार्ट किया था? नेशनल असेंबली के लोग। अब ये बनाना स्टार्ट किया। फाइनली ड्राफ्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ड्राफ्टेड मतलब फाइनली बना लिया 1791 में। अब दूसरा पॉइंट में आप ये लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 का था, इसका फीचर्स क्या क्या था? द सेपरेशन ऑफ पावर, मेन एम टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, और राइट टू लाइफ नहीं, पहले सम गिवन सम नेचुरल राइट टू लाइफ दिया, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, फ्रीडम ऑफ और बोलो, और ये राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया, ये सब दिया। अब उसके बाद जो क्या किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर भी इसमें था, फंक्शन का व्यवस्था। उसके ये सारा फीचर्स क्या कर रहा है संविधान का? सारा फीचर्स फ्रांस में राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दे रहा है। दिस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 द मोनार्की ऑफ फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब इसी में एक अगला टॉपिक पढ़े थे हम लोग कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या था फ्रांस के अंदर 1791 के संविधान के अनुसार। तो पहला बात यहाँ पर ये लिखे कि जो नेशनल असेंबली था वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। दूसरा पॉइंट में हम तुमको ये बताए थे कि ऑल पर्सन हैव नो राइट टू वोट। तो किसको है? तो इसमें हम एक बार दिए एक्टिव सिटीजन में, एक बार दिए पैसिव सिटीजन में। एक्टिव सिटीजन में कौन है? जो 25 साल से ऊपर सिर्फ मैन हो और जो टैक्स पेड करता हो, इसको राइट टू वोट है। लेकिन रेस्ट ऑल हो गया, जो भी महिला होगी या फिर वो वाला 25 साल पैसा वाला कैटेगरी में नहीं शामिल हो पा रहा हो, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। फिर इसी में हम एक और पॉइंट और बताए थे कि इधर लिख देंगे क्या चीज़, बताओ? जुडिशियरी। इधर लिख देंगे एग्जीक्यूटिव, इधर लिख देंगे लेजिस्लेटिव। यहाँ पे लिख देंगे ओनली एक्टिव सिटीजन हैव अ राइट टू वोट। इस वोट दे रहे हैं, इसको पहले किसको वोट देगा? इलेक्टोरल्स को, इलेक्टर्स को, कुछ समूह के लोगों को, एक समूह का लोग इसको चुनेगा नेशनल असेंबली को, तो बन जाएगा लेजिस्लेटिव। अब यहाँ पर किंग एग्जीक्यूटिव में कौन है? किंग है। अब किंग का वीटो पावर अपने पास ले लेगा लेजिस्लेटिव, और इस पे कंट्रोल करेगा। याद हो क्या? चलो अब यहाँ पे देखो तुम्हारे बुक में ना कुछ सिंबल दिया हुआ है, देखा बीच में वो पेज है, चित्र उत्र बना हुआ है, वो पूछता है पॉलिटिकल सिंबल है। मतलब जब संविधान बना ना, रुको हम दिखाते हैं, देख लेना घर पे जाके, ठीक है? टूटा हुआ मुकुट। हाँ, जो संविधान बना ना, तो सब लोग तो फ्रांस में पढ़ा लिखा नहीं था उस समय, हाँ, एजुकेशन बहुत कम था। तो ऐसा काम किया जाए कि जनता लोगों देख के ही समझ जाए। जैसे आज नहीं देखता है, भारत सरकार का चिन्ह देख के समझ जाता है कि सरकारी चीज़ है, बड़े पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, ठीक है? तो उस समय भी ऐसा ही किया गया। कुछ कुछ संविधान बना ना, तो उसके पेज पे कुछ कुछ चिन्ह बना दिया गया ऐसे संविधान में, जिसको देख के वहाँ की जनता समझे कि हमारा संविधान क्या कहना चाह रहा है। तो पूछेगा यही रीडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिंबल एमसीक्यू में, हर सिंबल का अपना अपना अर्थ है। जैसे ब्रोकन चैन, देखिएगा यहाँ पे संविधान बना होगा ब्रोकन चैन। ब्रोकन चेन क्या बताएगा? तो बोलना बिकमिंग फ्री, मतलब आज़ाद होने की ओर बता रहे कि हम लोग मोनार्की से आज़ाद है या बुरी शक्ति से आज़ाद है। बंडल ऑफ रॉड्स, बंडल ऑफ रॉड्स मतलब ऐसे करके दिखाया गया। बंडल ऑफ रॉड्स मतलब एक कहानी है बचपन में कि तुमको एक पेंसिल दिया जाए तोड़ने के लिए तोड़ देगा, लेकिन 5-6 पेंसिल को एक साथ धागा लपेट के दिया जाए तोड़ने के लिए तोड़ पाएगा। तो बंडल ऑफ रॉड्स वही बताएगा स्ट्रेंथ इन यूनिटी, एकता में बल है। फिर आई विथ ए ट्रायंगल, देखो आई विथ ए ट्रायंगल, आई विथ ए ट्रायंगल मतलब ये लोगो, ई बताता है कि इसके अंदर एक आँख है। आई स्टैंड फॉर नॉलेज, मतलब आँख खुला हुआ है वहाँ फ्रांस की जनता का, जो सारा चीज़ देख रहा है कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। फिर एक है स्लेप्टर, SLEPTR, लठ इसको बोलते हैं। तो रॉयल पावर मतलब ये राजा की शक्ति को थोड़ा सा दर्शा रहा है, ठीक है ना। फिर स्नैक किंग, स्नैक किंग, स्नैक किंग मतलब ऐसे टाइप का स्नैक किंग है। नैदर बिगनिंग नॉर एंड, मतलब कोई भी चीज़ का ना ही अंत होगा ना ही शुरुआत होगा, हमें ये संसार एक चलते रहेगा, ठीक है। रेड कैप, स्लेव बिकमिंग फ्री, फ्रांस में
स्लेव ट्रेड होता था, ट्रेड मतलब दासता का ट्रेड, दास लोग को व्यापार किया जाता था। रेड कैप मतलब ये बताता है कि अब जो दास लोग हैं वो आज़ाद है। अभी दास के बारे में पढ़ाएंगे आगे से, ठीक है। अभी समझ जाओ कि दास लोग क्या है, आज़ाद है, ये दिखाएगा। विंगेड डोमेन, विंगेड डोमेन मतलब उड़ने वाली महिला, परी जैसी, तो वो बता रहा है पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, मतलब कि आज़ाद है हम कानून की दुनिया में, ठीक है। लॉ टैबलेट, एक लॉ टैबलेट है, ऐसे करके दिखा हुआ काला कलर का दो, वैसे लॉ टैबलेट है, इसके अंदर सारा लॉ लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि लॉ है दोनों सभी के लिए क्या है, इक्वल है। ये सब अर्थ क्या है एक बार फिर से अपना पढ़ोगे पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा इस पूछेगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फ्रांस में पॉलिटिकल रीडिंग सिंबल मतलब क्या होता है, तो 5-6 को कोई भी लिख देना और उसका इंपॉर्टेंस बता देना कि मोस्ट ऑफ द सिटीजन इज नॉट एजुकेटेड इन 18th सेंचुरी ऑफ द फ्रांस, सो यूजिंग दिस सिंबल दे कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटिकल वैल्यू ऑफ द सिंबल, ठीक है। अब जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट का पेंटिंग बनाया था ना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर्स है, डिक्लेरेशन ऑफ क्या, वोमेन एंड मैन राइट। वोमेन का है, वोमेन नहीं है, सिटीजन है। मैन और सिटीजन है, वोमेन का नहीं है। वोमेन बमक जाएगी बाद में, वो अपना राइट निकालेगी, ठीक है ना। तब वही जो राइट वाला डिक्लेरेशन लिखाया गया था, तो उस पेंटिंग को कौन बनाया था ये पूछेगा, तो ली बारबर, ली बैरबियर, ली बैरबियर, ठीक है। अब ये जो कोई तुम्हारे बुक में दिया है ना, ऐसा देखा होगा, देख लेना, दिया हुआ है। हम जो बताए थे ना पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, तो वही चीज़ है। हम उसको लिख के बता दी, तुम एग्जाम में तो बना नहीं पाएगा, कितना मेहनत किया जा रहा है, दूसरा तक का ये बना लेना, तो हम बताती अब यही सिस्टम है, इसी को बता रहे हैं, ठीक है। देख लो, पहले इसको वोट करेगा जनता, फिर ये चुनेगा किसको, नेशनल असेंबली को, यही लॉ बनाएगा, ये राजा पे कंट्रोल करेगा, राजा के वीटो शक्ति इसको ले देगा, मिनिस्टर को भी कंट्रोल करेगा जो राजा के साथ रहते हैं। अब यहाँ पे एक्टिव सिटीजन जो है ये ऊपर लोग है, ये लोग है जो 25 साल से ऊपर मर्द है, और क्या है पैसा कमाएगा, टैक्स देगा, दे हैव ओनली राइट टू वोट, ये जुडिशरी को भी चुन देगा। अब नीचे में देखो साइड करके दिखाया गया है पैसिव सिटीजन, जो सभी है, सबको वोट का अधिकार नहीं है। पैसिव सिटीजन में कौन शामिल है, जिसका उम्र 25 साल से कम है और प्लस 25 साल से ज़्यादा, तो टैक्स भी नहीं देता तब भी नहीं होगा, प्लस महिला हो गया, वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, पीजेंट्स हो गया, ये सब जो हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो यही है, यहाँ पे फिगर रखे हुए हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है, स्पेक्टर है, जो नहीं पता स्पेक्टर ऐसे कोई शब्द था, राजा का लट, रॉयल पावर, ये विंगेड डोमेन है, मतलब क्या बता रही है कि हम आजाद पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, कानून की, यही है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो 1791 के संविधान का फीचर्स है। और इस पेंटिंग को कौन तैयार किया था, ली बारबियर। और ये देखो ये जो है तुमको ये टूटा हुआ है, क्या बोलते हैं, हथकड़ी, द बिकमिंग फ्री, ये है लॉ टैबलेट, सब कोई संविधान में क्या इक्वल है। और 1791 के संविधान में क्या क्या लिखा था, राजा की शक्ति कम करना मेन एम है, फिर से है सेपरेशन ऑफ पावर, डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट, उसके बाद है तुमको वोट देने का भी अधिकार है, नेचुरल राइट भी है, राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, डिक्लेरेशन में भी क्या है, राइट टू लाइफ है, वोट अभी नहीं है, अभी प्रत्यक्ष तौर पे वोट लागू है, राइट टू लाइफ है, और फ्रीडम स्पीच है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ। और उसके बाद इसी संविधान में पॉलिटिकल सिस्टम भी देखे थे किस तरीके से व्यवस्था किया गया था, एक्टिव और पैसिव सिटीजन, याद हुआ कितना पेचीदा चीज़ था, ढंग में हट गया। अब यहाँ देखो, द नेशनल असेंबली फ्रेमेड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 लिमिट द पावर ऑफ 1791 मोनार्क, अपने बोलने लगा ना, नेशनल असेंबली किसकी शक्ति को कम करने तो संविधान बनाने का कसम खाया था, राजा का शक्ति कम करके रहेंगे, हम कसम खाते हैं। According to the new constitution of 1791, the national assembly was, नेशनल असेंबली क्या है, 1791 के संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली कैसे इलेक्टेड हुआ था, इलेक्टर से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो इलेक्टर को हम लोग इलेक्ट करेंगे, इलेक्टर वो नेशनल असेंबली को चुनेगा, इलेक्टेड इन डायरेक्टली, यहाँ देखते रहो। उसके बाद जो ये है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, असर्शन रीजन मतलब चलो बता दे रहे, असर्शन मतलब क्या होता है, एक दो अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है 9th में। असर्शन मतलब होता है कि कथन, रीजन मतलब होता है कारण, जैसे हम बोले, जैसे मैं असर्शन एक बना दिए कि शिवम भैया तेज हैं पढ़ाई में, तो इसके रीज़न क्या है कि शिवम भैया पढ़ाई बहुत करते हैं,
तो ये सही है। अब हम ऐसा रीजन बना, तब ये दोनों कथन सही है और असर्शन रीजन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसा कथन बताते हैं कि शिवम भैया पढ़ाई में तेज है, दूसरा रीजन बनाए कि शिवम भैया बहुत मस्ती करते हैं, तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, और असर्शन रीजन असर्शन को एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहा है, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 नॉट ऑल सिटीजन हैव ए राइट टू वोट। सही बात है, सभी को नहीं है राइट टू वोट। अभी एक्टिव और पैसिव सिटीजन में बांटा गया है संविधान के अनुसार। ओनली मैन एबव 18 ईयर्स गलत है, 25 ईयर है, ठीक है ना। 25 साल के ऊपर के टैक्स देने वाला निरहुआ को मत देने का अधिकार था। निरहुआ मतलब लड़का, सी सही होगा, ठीक है। Who were not considered the passive citizen। बताते 1791 के संविधान में एक्टिव और पैसिव सिटीजन है। पैसिव सिटीजन में कौन है? वेल्दी पीपल नहीं है, ये एक्टिव में है। हाँ, वेल्दी पीपल नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है which one of these rights were not established as natural and inheritable rights inalienable rights by the Constitution of 1791। बोल रहा है हमारे संविधान के अनुसार कौन सा नेचुरल राइट है जिसको नहीं लिया जा सकता है। दिया था 1791 बहुत सारा नेचुरल राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, आप नोट लिखाए थे। ये फंसाता है एग्जामिनर, ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी पता है कौन देगा? फ्रांस रिवॉल्यूशन में ही, फ्रांस में कब मिलेगा? अब 10th में जाके पढ़ेगा ना, तो पहला ही चैप्टर है उसमें है कि नेपोलियन बोनापार्ट, पूछना दीदी से, वो देगा 4 कार्नवालिस कोड वो लाएगा। इस बार 10th के मैट्रिक एग्जाम में भी आया था, उसी में 4 वो जो लॉ लाया था ना 1804 में, तो नेपोलियन ही देगा वहाँ के लोगों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार। बहुत साल लगेगा अभी प्रॉपर्टी का अधिकार में, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बिगेन, शुरुआत मतलब बिगेन मतलब शुरुआत होता है, विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन। सही बात है। अब इसके बारे में क्या सही नहीं है, इस लाइन के बारे में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे देखो, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट सिटीजन ईच सिटीजन नेचुरल राइट। क्या सही नहीं है? गलत है ये। देखो नेचुरल राइट के बारे में क्या बोला था कि ऐसा राइट है जिसको जन्म से मिलना चाहिए और इसको कोई भी ले नहीं सकता है। इसको तो अदर के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। चलो, नेम द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी हु एडिटेड द पेपर ला एमी दी पीपुल। ये है, इसमें बोला ना, इसमें शायद ये बोला था, बुक में तो नहीं दिया हुआ डायरेक्टली रूप से, दिया हुआ हम लिखे नहीं उसमें। ला एमी दी पीपुल एक आदमी है फ्रांस का, बुक में दिया हुआ इसका नाम बताया नहीं थोड़ी में। इसका ये जो बोला था, किसके बारे में बोला था? ये बोला था हाँ कि जो सबको राइट देना चाहिए, गरीब लोग को भी दो वोटिंग का अधिकार, उसके बारे में आवाज़ उठाया था ये। कौन? ला एमी दी पीपुल। इसका बुक का नाम क्या चीज़ था? जीन पॉल मारत। जीन पॉल मारत। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, सेकंड थ्योरी में नहीं जोड़े हैं, तो कैसे याद रखेंगे? जीन पॉल मारत का बुक का नाम है ला एमी दी पीपुल, एकदम याद हो जाएगा, एकदम इजी। ट्रिक क्या है? अम्मी मारी, अम्मी मारी, मारत मतलब अम्मी मारत, अम्मी मारत, अम्मी मारत, बस इसका बुक का नाम पूछेगा, ठीक है। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। सही बात है। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिस आइडिया इज एक्सप्रेस्ड बाय व्हाट। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो बता रहा है इस बात को कि हर एक लोग इक्वल है? द विंगे डोमेन। विंगे डोमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ बता रही है। वो रेड कैप तो आज़ाद वाला बताएगा कि स्लेव आज़ाद हो गया। लॉ टैबलेट में बताता है कि सभी लोग क्या है फ्रांस में इक्वल है। तो कौन सा सिंबल क्या बता रहा है, ये बात याद रखना था। अब यहाँ पे सिंबल है स्कैप्टर रॉयल पावर, ये ब्रोकन चेन। क्या है ब्रोकन चेन? परसिस्टेंस ऑफ लॉ नहीं है। विंगे डोमेन क्या है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। बंडल ऑफ रॉड्स क्या है? ये तो ये वाला चीज क्या है? गलत है। बोल रहा था कौन गलत है उसको चुनिए, मिलाया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय सभा यानी कि नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब पूरा किया? मतलब नेशनल असेंबली संविधान कब बना लिया था फ्रांस में? संविधान कब बना फ्रांस का? 1791। हाँ तो वही ना पूछ रहा है। नेशनल असेंबली संविधान बनाना शुरू किया 1789 में। कब?
टेनिस ओथ की समय कसम लेके और बनाना बंद कब किया? 1791। 1791 में। सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? मतलब ये बोल रहा है कि फ्रांस में संविधान कब बना? अरे 1791। हाँ तो अभी तो गया ही कुछ है। 1791 में फ्रांसीसी संविधान में सक्रिय लोग का दर्जा किसको प्राप्त हुआ? मतलब एक्टिव सिटीजन में जो आंदोलन में सक्रिय थे, नहीं जिन्हें मत देने का अधिकार था। हाँ। जो 25 साल से ऊपर 21 साल से ऊपर तो गलत ही है, इसे भी कर सकते हैं। 1791 में फ्रांसीसी संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली क्या चीज़ था? मतलब 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अनुसार नेशनल असेंबली क्या था? नेशनल असेंबली जो था वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड था, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक सभा। थर्ड स्टेट में कौन था पता है ना? अमीर गरीब दोनों शामिल था, सिर्फ गरीब नहीं। देखने से लगता है, माया लगता है कि गरीब होगा। फिर बताओ 1791 का संविधान ने फ्रांस को क्या बना दिया था? साम्यवादी राज्य, संवैधानिक राजतंत्र, पूरी तरह से लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र। राजा रहेगा लेकिन संविधान के अनुसार काम करेगा, इसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। 1791 का संविधान राजा को संवैधानिक राज्य बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाया, यानी राजा तो रहेगा लेकिन संविधान के अनुसार काम करने वाला राजा होगा। फ्रांस में पुरुषों और नागरिकों का अधिकार की घोषणा कब की गई? डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट कब किया गया था? 1791 में। किसके द्वारा? नेशनल असेंबली द्वारा। इसमें बोल रहा है कि जो संविधान बना था फ्रांस के 1791 में, उसका क्या क्या विशेषता है। तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बना, ये सही है, कौन नहीं इसको चुनना है। इसने स्त्री और पुरुष को अधिकार की घोषणा सिर्फ पुरुष और नागरिक सिटीजन। कर का अदा करने वाला 25 साल से ऊपर का जो भी लोग उसको वोट देने का अधिकार। हाँ, बोलने का आज़ादी नहीं दी गई थी, बोलने का आज़ादी दी गई थी, ठीक है ना। बी और डी दोनों गलत था। अब हम लोग हैं टेनिस ऊट, फिर से जोड़ते हैं, अब नया टॉपिक है। कहाँ पर पहुँच गए थे? टेनिस और बेस्टिल का किला वाला घटना हुआ। फिर उसके बाद राजा बताया था स्टेट जनरल की बैठक। उसके बाद हुआ था, नहीं उसके बाद ना हुआ था बेस्टिल का किला। उसके बाद नेशनल असेंबली हुआ। उसके बाद क्या हुआ? नेशनल असेंबली वो वाला घटना हुआ, नेशनल असेंबली बना, फिर संविधान बन गया। 1791 में चले आया। अब क्या हुआ ना, यहाँ पे क्या है? फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। मतलब फ्रांस में गणतंत्र रिपब्लिक कैसे आएगा? मतलब बोला कि बेटा तू नहीं सुधरेगा, तुम मोनार्की तक खराब था ही, लेकिन तुमको सोचे थे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दे, लेकिन तू है 73, तो हम तुम्हें अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं रहने देंगे, अब पूरा तरीके से मोनार्की को ख़त्म करेंगे और फ्रांस पहली बार क्या बन जाएगा? गणतंत्र। क्या बन जाएगा? रिपब्लिक। ऐसा क्यों करेगा वहाँ की जनता? इस कारण करेगा कि चलो तुमको बता रहे किस कारण करेगा। पहले समझ में आ रहा है टॉपिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी समाप्त कर देगा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, उसके अनुसार शासन होगा। मोनार्की मतलब राजा वाला सिस्टम फ्रांस से अब हमेशा के लिए क्या होगा? खत्म। क्यों होगा? तो राजा तो देखो, राजा जो जनता को लुभाने के लिए उसके बात पे एग्री हो गया कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, लेकिन देखो फ्रांस में ही ना सबसे पहले राजतंत्र को समाप्त होने के लिए, अमेरिका में राजतंत्र नहीं था, अमेरिका में आज़ादी का लड़ाई हुआ था, राजतंत्र अभी फ्रांस में था। तो फ्रांस के आसपास जो देश था ना, उस सब में भी राजतंत्र था। देखते रहो यहाँ से। तो फ्रांस का राजा बोला, फ्रांस बड़ा स्टेट भी था, फ्रांस का राजा बोला बगल वाले से, ऑस्ट्रिया था और और कोई था, रसिया नहीं, PRUSSIA पढ़े हैं बुक में, प्रसा है, ऑस्ट्रिया है और प्रसा है। उसको बोला कि देख भाई, हमरा यहाँ सब हमरा भगाए के फेर में हो, हमरा मार देते, शक्ति कम कर दिले हो, तो जिंदा रह के हमरा हो का शक्ति हमरा कम कर दिले हो सब जनता सब। मतलब राजा उजा वाला बात अब ना हो, बस काम चलाओ राजा हतियो। तोरो या तो राजे तंत्र हो, प्रशा स्टेबल, हाँ हमरा यह है। तो देख भाई,
बकुला के देख के बकुला अपना रंग बदलता है। आज हमारा यहाँ हो रहा, कल तोरो यहाँ, तो वहाँ की जनता सब मांगेगा कि राजतंत्र के समाप्त कर, गणतंत्र लाओ, ये सब चीज़ लाओ। चुपके चुपके अपने से बात कर रहा है राजा। अब नेशनल असेंबली वॉर डिक्लेयर कर। रुको ना, चुपके चुपके बात कर रहा है ये राजा, ठीक है ना। आई जनता को अभी पता नहीं है, ठीक है ना, जनता को भी पता नहीं है। सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा है विद द ऑस्ट्रिया एंड प्रसा, लेकिन अभी नेशनल असेंबली को पता नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद पता हो जाता है। ये बोला क्या कि प्रसा और रसिया, ये बोला कि हम चलो साथ देंगे, वार कर देते, नेशनल असेंबली को समाप्त कर देंगे। नेशनल असेंबली का लोग बहुत तेज था, इसको पता चल जाता अपना सीक्रेट एजेंट से कि जो राजा है सीक्रेट नेगोशिएशन कर लिया हुआ है प्रसा और ऑस्ट्रिया के साथ, हमला होगा तो हम लोग को मार देगा। ये बोलता है कि वो हमरा मारेगा, नेशनल असेंबली ही ऑस्ट्रिया इसको तो बुलेटिन कर देगा और उस दोनों के खिलाफ युद्ध घोषणा करके उस दोनों को हरा देगा ना। तो यही प्रसा जो है ना, प्रसा ऑस्ट्रिया ये सब जर्मनी का भाग है, जर्मन से है, हिटलर वाला। हाँ, जर्मनी का फ्रांस का बदला यहीं से शुरू होता है। ये बदला होते चला जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, यही मेन कारण बनता है वर्ल्ड वॉर में भी। तो हम खानदानी लड़ाई चलता है, अभी इसमें मत घुसो, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, फिलहाल बाद में पढ़ाएंगे, बाद में ऐसे बात कर लेना हमसे उसको। अब यहाँ पे देखो, अब हमारा टॉपिक क्या है, फ्रांस गणतंत्र कैसे बना, मतलब हाउ फ्रांस बिकम रिपब्लिक। गणतंत्र मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, मतलब राज्य का जो सबसे प्रमुख होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब जो भी हेड ऑफ द स्टेट बनेगा वो जनता के द्वारा चुना के आएगा। जनता के द्वारा कैसे चुना के आएगा, 1791 के संविधान के अनुसार पहले इलेक्टोरल को चुनेगा और फिर वो इलेक्टोरल नेशनल असेंबली को चुनेगा, उसमें से कोई निकलेगा, इनडायरेक्ट होगा। प्लस जो वोट करेगा आदमी कौन, एक्टिव सिटीजन। अभी अपने में से बात कर लिया। देखो अब सिस्टम क्या चल रहा है लिखना है। जब स्टेट जनरल था तो स्टेट जनरल के अंदर फ्रांस में क्या चल रहा था, मोनार्की सिस्टम। ये क्रोनोलॉजी याद रखना, फिर ऐसे करेंगे। फिर नेशनल असेंबली के अंदर फ्रांस में क्या चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अभी चल रहा है ना। स्टेट जनरल वो टैक्स वाला लगाने वाला लोग था, तब मोनार्की चल रहा था उसके अंदर। फिर एक नया व्यवस्था लाया ये लोग 1791 में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चला। फिर अब आएगा जब फ्रांस गणतंत्र किसके, कौन सा सिस्टम के अंदर गणतंत्र बना, नेशनल असेंबली के अंदर नहीं, नेशनल असेंबली के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। फ्रांस जब गणतंत्र बनेगा तो उस समय एक रूल चलता है, उसका नाम है कन्वेंशन। नया चीज़ है, क्या है, कन्वेंशन। तो फ्रांस कन्वेंशन के अंदर क्या बनेगा, रिपब्लिक। तो पहला बात याद रखो, फ्रांस रिपब्लिक को किस व्यवस्था के अंदर बन रहा है, कन्वेंशन। हाँ, स्टेट जनरल के अंदर क्या बन रहा था, मोनार्की। नेशनल असेंबली के अंदर क्या बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कन्वेंशन के अंदर क्या बनेगा, रिपब्लिक। समझ में आ गया। अब पानी पी क्या है, हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि फ्रांस किस तरीके से गणतंत्र बनेगा, राजतंत्र को समाप्त करके, वो भी पूरी तरीके से राजतंत्र को समाप्त करके। ना ही राजतंत्र होगा, ना ही संवैधानिक राजतंत्र, कोई तरीके का राजतंत्र नहीं, अब गणतंत्र चलेगा। मतलब अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर थे कि स्टेट जनरल के अंदर फ्रांस मोनार्की बना, नेशनल असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था, और फ्रांस रिपब्लिक कब बना था, कन्वेंशन के अंदर। विथ, अब पहला पॉइंट क्या है, विथ एबोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एबोल्यूशन मतलब समाप्त हुआ, कब हुआ समाप्त, 1972 में। ये समाप्त कब होगा, बताएंगे किससे समाप्त होगा। 1971 में संविधान ये बना था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेकिन ये 1972 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समाप्त होगा। बना 71 में लेकिन समाप्त होगा 19 कहाँ से बोल रहे हैं आप, 17 होगा ना, 1791 हो गई, 1791, ठीक है ना। तो फ्रांस क्या बन जाएगा उसके बाद, रिपब्लिक इन 1792। अंदर क्या चीज, किस रूल के अंदर बनेगा, कन्वेंशन। इसके में क्या होगा फिर,
कि जो पावर ऑफ किंग जो है लुइस 16 का वो रिड्यूस कर दिया जाएगा अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, पता है। अब वो पहला बात बता दिया, अब देखो हो कैसे रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर हम लोग क्या किए थे कि किंग का पावर लुइस 16 का रिड्यूस कर दिए थे। इसी का राजा बौखला के क्या किया, साइन किया एक सीक्रेट नेगोशिएशन या ट्रीटेड विद द किंग ऑफ प्रासा। लेकिन यह बात नेशनल असेंबली को पता चल जाता है तो ये नेशनल असेंबली क्या कर देगा, नेशनल असेंबली डिक्लेयर ए वॉर अगेंस्ट प्रासा एंड ऑस्ट्रिया इन अप्रैल 1792। अप्रैल में वॉर डिक्लेयर कर देगा। इस वॉर के दौरान एक गाना भी गया था मार्शले, जो फ्रांस में, अब फ्रांस में कौन जाएगा युद्ध करने, सब आम जनता है, नेता लोग थोड़ी जाएगा। तो राष्ट्र भावना जगाने के लिए मार्शले नाम का एक गाना गाया गया वहाँ पे, जो अभी भी फ्रांस का नेशनल एंथम है आज भी। अब उसके बाद क्या हो गया, ये सब हो गया। इसी दौरान जब ये सब चीज़ चल रहा था तब पॉलिटिकल क्लब का इमरजेंस हुआ। जैसे नेशनल असेंबली को कौन लीड किया, मीरा बॉबीसियस, लेकिन अब मीरा बॉबीसियस अभी नहीं है। अभी पॉलिटिकल क्लब सब बनना स्टार्ट हो जाएगा फ्रांस में, राजनीतिक क्लब। इसी में जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब होगा उसका नाम है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, इससे टीपू सुल्तान भी जुड़ेगा भारत का। जैकोबिन क्लब, ये जैकोबिन क्लब ही प्रमुख रोल निभाएगा फ्रांस को गणतंत्र बनाने में। कैसे, तो दिस लेड टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन वेयर हेल्ड एंड एवरीवन मोर देन द 21 years एज वाज गिवन राइट टू वोट एंड मेड अ कन्वेंशन। ये जो था जैकोबिन क्लब, इसका डिमांड था कि संविधान में चेंज होना चाहिए और जिसकी उम्र भी 21 साल से ऊपर है उस सबको वोट देने का अधिकार देना चाहिए। और ये अपने बात मनवाने में भी सफल भी हो जाता है और कन्वेंशन भी बनाना चाहिए। तो देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, तब उसके बाद क्या होगा, कोई मोनार्की नहीं रहेगा। और 1792 में कन्वेंशन के दौरान फ्रांस क्या बन जाएगा, मोनार्की। और लुइस 16 और मैरी एंटनी को क्या कर दिया जाएगा, गुलेटाइन। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये देशद्रोही किया, हम लोग के देश के खिलाफ द्रोह किया, देश पर अटैक कराने के लिए प्रूसिया और ऑस्ट्रिया से नेगोशिएशन किया। तो उसी के खिलाफ जनता का प्रदर्शन कैसे रहा, बहुत सारा क्लब बनने लगा। इसी क्लब में कौन निकल के आया था, जैकोबिन क्लब। इस जैकोबिन क्लब का हेड कौन था, जैकोबिन क्लब का हेड था, नाम याद नहीं आ रहा अभी। वो जैकोबिन क्लब जो बना वही फ्रांस में कहेगा कि फ्रांस के संविधान में जो 1791 का संविधान बना था उसको चेंज आना चाहिए। तो संविधान में चेंज आएगा, और संविधान में चेंज आएगा और सबको वोटिंग राइट मिलेगा। और यही जैकोबिन है, बहुत खतरनाक आदमी है, सीधी गुलिटिन कर देता था लोग का। इसका शासन भी आएगा अभी, समझ में आ गया। तो तुमको क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए कि बताइए कि फ्रांस जो है गणतंत्र कैसे बना था, क्या लिखोगे, पहले ये बात बताओगे कि देखिए सिस्टम कैसे कैसे चल रहा है। उसके बाद बताओगे एक लाइन में कि देखिए कैसे गणतंत्र बनेगा, जब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समाप्त होगा और फ्रांस में रिपब्लिक आएगा कन्वेंशन के अंदर। अभी कन्वेंशन आएगा कैसे, तो लुइस 16 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर राजा का पावर कम कर दिया गया था। तो इसके खिलाफ में राजा क्या करने लगा, आसपास के देशों से सीक्रेट नेगोशिएशन करने लगा। जब सीक्रेट नेगोशिएशन करने लगा, देन द नेशनल असेंबली डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट, नेशनल असेंबली वॉर डिक्लेयर कर दिया था अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। इसी बीच इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लब हुआ, जिसमें सबसे फेमस था जैकोबिन क्लब प्ले मेन रोल। ये इसका डिमांड क्या चीज़ था, इट लीड्स टू डिमांड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 एंड गिवन वोटिंग राइट ऑफ ऑल सिटीजन हु आर अबव द 25 प्लस 21 प्लस, 21 साल से जो भी ऊपर है। अच्छा, ये 21 कर दिया। हाँ, और सभी को कर दिया, पैसा उसे से मतलब नहीं है अभी महिला को, लेकिन नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये भी कहा कि मेड ए कन्वेंशन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हो गया, फ्रांस बिकम रिपब्लिक अंडर कन्वेंशन। उसके बाद क्या हो गया, मैरी एंटनी और क्या है राजा का नाम, लुइस 16 बिकम गुलिटेज नाइट। तो ये हो गया फ्रांस कैसे बना। अब तो ये अब जो है ये, अब ये क्वेश्चन आता है कि जो जैकोबिन क्लब है ये बना, इसके ऊपर बताइए कुछ, आप क्या क्या बात जानते हैं।
एक बात तो तुमको मालूम है ही कि जो जैकोबिन क्लब है ये रिपब्लिक बनाने में फ्रांस की सबसे प्रमुख भूमिका यही निभाया है। जबकि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कौन भूमिका निभाया था? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली में मीरा बाव अब्बेसियास। रोल ऑफ जैकोबिन क्लब पूछता है तो क्या क्या लिखेंगे? द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 gave the political rights only to the richer section। देखो, जब 1791 का संविधान बन गया था ना, तो अभी भी बहुत सारा लोग कह रहा था कि संविधान में खामी है। आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े हम लोग सभी, अब वोटिंग राइट मिल रहा है केवल कुछ लोग, अमीर लोग को। लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिमांड टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू वोट ओनली हु आर अबव द 21 ईयर्स। इसको दे रहा था ये रिच पीपुल। इसी कारण जो लेस प्रोस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी था वो आपस में आया, क्या बना लिया? जैकोबिन क्लब। जो गरीब था, किसान था, ये सब मेंबर कौन बनेगा जैकोबिन क्लब का? लेस प्रोस्परस, जो कम धनी लोग थे। और प्रोस्परस एजुकेटेड नेशनल असेंबली बन गया था, वोट अपने पास रख लिया पावर देने का। लेकिन जो मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब, वो इमरजेंसी हुआ जैकोबिन क्लब, समझ में आ रहा है? और इसका मेंबर कौन बना? लेस प्रोस्परस, अच्छा, पेंटर, फार्मर, स्मॉल शॉपकीपर। उसके बाद जो लीडर था जैकोबिन क्लब का कौन है? मैक्समिल, याद आ गया पे, मैक्समिलियन रोबेस्पायर, बहुत खतरनाक आदमी है मैक्समिलियन रोबेस्पायर। यही जैकोबिन क्लब बनाया था, यही लीडर है। और ये गरीब लोगों का मसीहा समझ जाओ। जैकोबिन वियर लार्ज स्ट्रिप ट्राउजर, इन लोग का पहचान था, एक बड़ा बड़ा स्ट्रिप वाला ट्राउजर पहनता था, ठीक है ना? ऐसे ट्राउजर है, उसके बीच में व्हाइट कलर का क्या रहता था? स्ट्रिप। ये जैकोबिन का पहचान है, ठीक है? ये दिखाता था कि हम लोग भी फैशनेबल है। राजा पहनता था सेंट क्लॉस। ये बताएंगे सेंट क्लॉस शब्द क्या होता है। राजा पहनता था सेंट क्लॉस, दोज नी बीचेस इसको बोलते थे। लेकिन ये जैकोबिन पहनता था लार्ज स्ट्रिप, क्या पहनता था? लार्ज स्ट्रिप ट्राउजर ड्रेस था लोग का। आउटकम क्या हुआ? यहाँ पे देखो, जैकोबिन का आउटकम क्या हुआ? आउटकम ऑफ रिबेलियन ऑफ समर 1792 बाय जैकोबिन। जैकोबिन जब अपना मुद्दा उठाया 1792 में समर में, तो क्या हुआ आउटकम? तो सभी को मिल गया। ऑल मैन जो कि 21 ईयर से अबव है गेट राइट टू वोट। इलेक्शन हेल्ड फॉर कन्वेंशन के लिए इलेक्शन होने लगा और फ्रांस क्या बन गया? रिपब्लिक। तो देखो, उतना बात अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुमसे एमसीक्यू में पूछेगा कि जैकोबिन कब बना था, तो मोटा मोटी समय याद रख लो। 1792 में 1792 में जैकोबिन बना, जब राजा को हटाने की बात हो रही थी। सीक्रेट नेगोशिएशन कर लिया, उसी के विपक्ष में बना। जैकोबिन क्लब क्या था? तो बहुत सारे लोग पहले से डिमांड कर रहे थे कि संविधान में बदलाव होना चाहिए, तो इसका मसीहा बन गया। इसका मेंबर कौन कौन था? लेस प्रोस्परस, पेंटर्स, फार्मर्स, स्मॉल शॉपकीपर। और लीडर कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ये लार्ज स्ट्रिप ट्राउजर पहनता था। आउटकम क्या हो गया जैकोबिन क्लब का? रिवॉल्ट का समर रिवॉल्ट किया 1972 में। नहीं आउटकम है, एक सभी को दिलवा दे, जो 21 ईयर से अबव है उस सबको वोट देने का, भले पैसा हो चाहे ना हो। इलेक्शन होने लगा, इलेक्शन करो कन्वेंशन के लिए, और फ्रांस क्या बना? रिपब्लिक बन गया। तो फ्रांस रिपब्लिक कब बना? अंडर कन्वेंशन, अंडर जैकोबिन रीजन। ये भी सही है, ठीक है? कन्वेंशन बना किसके अंदर? जैकोबिन के अंदर। जैकोबिन के अंदर ही तो कन्वेंशन के अंदर तो फ्रांस रिपब्लिक बना। दोनों बात सही है कि नहीं है? लुइस 16 हैव entered into secret negotiation with whom? किंग ऑफ प्रसा, ठीक है? रशिया, ये भी तो ऑस्ट्रिया के साथ भी है, तो ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लुइस 16 कहता, देख भाई मेरे साथ दे, नहीं तो तेरी जनता भी तेरे देश में तेरा राजतंत्र समाप्त कर देगी। तो कौन बोला? रहा क्या बोला? ओके, डील डन। अब यहाँ पे जो नेशनल असेंबली वोट किया 1792 को, डिक्लेयर ए वॉर अगेंस्ट। नेशनल असेंबली किसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया? नेशनल असेंबली अपने ऊपर आक्रमण होने से पहले ही दूसरे देश पे आक्रमण करने का राजा का फैसला कर दिया। राजा का मकसद फेल कर दिया। प्रसा और ब्रिटेन, यानी प्रसा और ऑस्ट्रिया,
बी प्रसा, ऑस्ट्रिया। उसी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया अप्रैल 1792। 1। अच्छा, 1। एक साल बाद ना। हम बताए थे कि मार्शल नाम का एक सॉन्ग गाया गया था जब संविधान देश गणतंत्र बनने प्रेम वाला जगाने था। के लिए। और किसके खिलाफ? फ्रांस और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के के खिलाफ। खिलाफ। कब युद्ध हुआ था? 1992 में। 1792 में, अप्रैल 1792 में। आई गाना कौन गाया था? रॉबर्ट डी लेज़ली। एसली। ठीक है। फ्रांस का ऑस्ट्रिया और प्रसा से युद्ध के दौरान राष्ट्रीयता जगाने हेतु। ठीक है। फिर यहाँ पर है जो मार्शली है, जो अभी नेशनल एंथम अभी फ्रांस का, ये गाया गया था वॉलंटियर के द्वारा मार्चेज इनटू पेरिस 1792। सही है। फिर से उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो लार्ज सेक्शन है पॉपुलेटेड कन्विंस दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी फर्दर। ये बीबीआई क्वेश्चन है। देखो लार्ज सेक्शन तो पीपल अभी भी कह रहा था कि क्रांति अभी भी जारी, भले रिवॉल्यूशन को अभी भी जारी रखो, राजा को मोनार्की से हटाओ, ठीक है, लेकिन संविधान में भी क्या करो? बदलाव लाओ। बदलाव लाओ। क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसको वोट देने का अधिकार चाहिए। यही है। द किंग वॉज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं। द लॉसेस ऑफ द इकोनॉमिक, ये सब चीज़ नहीं है। वोमेन को तो मिलेगा ही नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटिकल राइट मानने किसको? रिचर सेक्शन। तो फ्रांस का जो संविधान, ये होगा डी, फ्रांस का जो संविधान था वह केवल धनी लोग को वोट देने का अधिकार मिला था, इसलिए गरीब वर्ग का लोग अपने राजनीतिक अधिकार के लिए संविधान में बदलाव लाना चाहते थे। इसी कारण वो कन्विंस कर रहे थे कि रिवॉल्यूशन हैड टू बी फर्दर, मतलब कंटिन्यू रखिए, क्रांति जारी रखें। विच ग्रुप ऑफ द पीपल डिड नॉट ज्वाइन जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब क्या चीज़ था? वो क्लब था जिसके अंदर में ये फ्रांस लेस का प्रोस्परस ये लोग थे। लेस प्रोस्परस लोग, आर्टिस्ट लोग थे, शॉपकीपर थे। इसमें मैन विद द प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया, गरीब लोगों का आवाज उठाएगा जैकोबिन क्लब और उनको राजनीतिक मैक्सवेल अधिकार, प्रॉस्परस। हाँ, उनको राजनीतिक अधिकार दिलवाएगा, वोटिंग अधिकार। Among the political club formed in the France, the most successful club कौन था? जैकोबिन। इसका लीडर कौन था? मैक्सवेल अभी रोबोस्पियर। तो बोले। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? रोबोस्पियर। Which of the following is statement in context of Jacobin is not correct? जैकोबिन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे देखो सी वाला नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। सी वाला में कर रहा है दे वर सेट देमसेल्फ विद द लाइन फैशनेबल सोसाइटी स्पेशली नोवेल्स हु क्लूज रोड देम सेम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो। दिस वाज टू सेट देमसेल्फ, सब बुक का लाइन है। दिस वाज टू सेट देमसेल्फ इन द लाइन विद द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्पेशली नोबल हु ऑल्सो रोड द सेम, वोर द सेम। मतलब बोल रहे थे ना, नोबल्स लोग क्या पहनता था? सैंट क्लॉस। तो उसी के तरह दिखे वो नहीं, उससे अलग दिखे। यहाँ पे जबकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वो सेम नहीं, उससे अलग दिखे कि हम लोग भी अपना स्टाइल में रह सकते हैं। स्टाइल में रहने का करीब थोड़ी है। तो ये लोग क्या पहनेगा? पैजामा, ट्राउजर विथ स्ट्रिप। तो सेम नहीं दिखे, अलग दिखने के लिए तो सी होगा। नोवस लोग सैंट क्लूज पहनते थे, तो उनसे अलग दिखने के लिए वो लोग क्या पहनने स्टाइल किए? अपना नया स्टाइल स्ट्रिपेड पैंट्स पहनते थे। जबकि यहाँ पे बोला क्या? वोर सेम दिखने के लिए, अलग दिखने के लिए। अलग दिखने के लिए ना, किसी आया हुआ था ना वो लोग से। देखो यही पहनता था ये लोग। कौन? जैकोबिन। स्ट्रिप विद द ट्राउजर, ताकि वो अलग दिखे राजा लोग से, अलग एक वो भी पहनता है। द जैकोबिन कम टू बी नो अबाउट द सैंट क्लूटोस। सैंट क्लूटोस के बारे में जाने क्या था? सैंट क्लूटोस नोबल कुलीन वर्ग जो राजा लोग पहनते थे। दोज विथआउट नी ब्रिचेस, मतलब कि घुटना है ना, घुटना से ऊपर तक का वो लोग कपड़ा पहनता था, यहाँ तक सब पे जूता रहता था राजा लोग का। इसी को बोलते हैं सैंट क्लूटोस। और शब्द याद रखो, नहीं समझ में आ रहा है। दोज विथआउट नी ब्रिचेस, और सैंट क्लूटोस था वो राजा लोग पहनता था, और स्ट्रिप विद द ट्राउजर पहनता था जैकोबिन या सारा थर्ड क्लास करो। जैकोबिन। अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव वॉर, बताया था ना। जैकोबिन जो है, उस जैकोबिन का जो राजा, जैकोबिन का जो हेड है वो है मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर। रोबोस्पियर थर्ड स्टेट का है। थर्ड स्टेट में भी प्रॉस्परस लोग नहीं है, वो लेस प्रॉस्परस है, निचला वर्ग। निचला वर्ग चाहेगा ना कि दास्ता से आज़ादी मिले, तो इसके रीजन में ही याद रखेंगे। फ्रांस में सबसे, अभी बढ़ाएंगे दास्ता के बारे में, लास्ट वाला टॉपिक हो। फ्रांस में सबसे पहले इसके रीजन में ही दास्ता को, स्लेव ट्रेड को क्या किया जाएगा? आज़ाद, बंद किया जाएगा स्लेव को।
और सब कोई लाल टोपी पहन के, रेड कैप पहन के गुलामी से आज़ाद होगा, गुलामी से आज़ादी मिलेगा। जैकोबिन द्वारा संवत 1972 में किया गया रिवॉल्ट का आउटकम क्या चीज़ था? एक रिवॉल्ट किया तो क्या क्या मिला 1972 में? वोट मिलेगा 21 साल से बिना टैक्स पे किए और रिपब्लिक हो जाएगा फ्रांस। ऑल मैन 21 ईयर्स एबव रिगार्डलेस वेल्थ ऑफ, हाँ भाई तो बोले हम, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ मतलब पैसा का जरूरी ना हो। सबको मिल जाएगा। जैकोबिन ही दिलवाया था सबको राइट टू वोट, सभी मैन को, अभी भी वुमेन को नहीं मिल रहा। देखो 1791 के संविधान में एक्टिव और पैसिव सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट था, 1792 लेकिन में ये ही एक्टिव तोड़ पैसिव दिया। सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट समाप्त करके अभी सिर्फ मैन को मिला है जो 21 ईयर से एबव है। ठीक है, अभी भी वुमेन का कहीं जिक्र नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय कन्वेंशन? कन्वेंशन बना था, कब बना था कन्वेंशन? कन्वेंशन के अंदर ही तो फ्रांस क्या बना 92 था? में 1792 में। इसी के अंदर फ्रांस क्या बना था? रिपब्लिक। रिपब्लिक। रिपब्लिक तो डिक्लेयर्ड द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नहीं इसे समाप्त कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल एबोलिश मोनार्की, नेशनल हाँ ये सही है। ऑल वोमेन, ये गलत है। डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक, ट्रू। तो कन्वेंशन में क्या बना था? फ्रांस मोनार्की को समाप्त करके, सभी तरीके के मोनार्की को समाप्त करके और गणतंत्र बना था। और यहाँ पे बोला कि राजा को कहाँ पे गुलिटाइन किया गया था 1793 में? नहीं, प्लेसे दी कोर्नाडो, ऐसे याद करो, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेसे दी कॉन्कोर्डो, यहीं पे राजा को गुलिटाइन किया गया था। यहाँ बोला कि फ्रांस कन्वेंशन के अंदर मोनार्की को एबोलिश करके रिपब्लिक का बना था, गणतंत्र कब बना था, वो डेट पूछ रहा है एग्जैक्ट। तो 1791 में संविधान बना, एक साल बाद, एक साल तक चला था कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक साल बाद 1792 में 22 सितंबर का इंपॉर्टेंट डेट है, 22 सितंबर 1792 को क्या बन गया? फ्रांस रिपब्लिक, गणतंत्र। ठीक है, माथा दुखा गया। अब रीजन ऑफ टेरर कल गिराने दें, चलो।